तो अराउंड 8 to 10 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो असम के जातिंगा के बारे में है। तो वहाँ पे बर्ड्स सुसाइड करते हैं, एक मिस्टीरियस सा फिनोमिना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आ रखा था। उसके बाद सोलिगा ट्राइब है, आपको कुछ कर्नाटका में मिल जाती है, कुछ तमिलनाडु के हिस्सों में मिल जाती है। एक टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना है कि कैसे कम्युनिटीज हेल्प करती हैं कंजर्वेशन में। जो आपका नेचुरल हम करते हैं ना, नेशनल पार्क बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, क्यों बनाते हैं? ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके। पर कम्युनिटीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो यहाँ पे हाईलाइट करा गया है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इनकी तारीफ करी, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के ऊपर एक टॉपिक आ रखा था, जिसमें बताया गया है इंडिया के अंदर लैंग्वेज में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो उसमें हमें जरा शेड्यूल लैंग्वेजेस देखनी पड़ेंगी। क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको पता है, और कुछ नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हैं, मतलब जिनका कहीं भी हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बट स्टिल इंडिया के अंदर है। ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो लगभग 2000 बोलियां आपको इंडिया के अंदर अकेली मिल जाती हैं। तो इसी वजह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के ऊपर बातचीत चल रही थी। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, कोविड के टाइम पीरियड में। और पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर एचआरडी लिखा होगा, जैसे स्मृति ईरानी का नाम आएगा, तो एचआरडी मतलब पहले की बात हो रही है, वहां पे फॉर्मर जो नेम था उसकी वजह से वहां पे एचआरडी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने बहुत सारे वॉल्केनो सुन रखे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं माउंट एटना, एटना कहाँ पे है? इटली। तो याद रखना है इरप्शंस होती रहती हैं इसमें कॉन्स्टेंटली, और पीछे जैसे छर्रे भी बन रहे थे, जैसे वेव्स बनाते हैं ना, तो प्रॉपर वैसी शेप्स बन रही थी वहां पे। इसके अलावा अब जो है वो इथोपिया का एक वॉल्केनो है, नाम है इसका फेंटेल। तो फेंटेल की इरप्शन हुई है, पर खास बात क्या है इरप्शन में कि मिथेन गैस सबसे ज्यादा निकली है। किस टाइप का वॉल्केनो है वो देख लेना है आपने, स्ट्रेटो है, साल्डेरा है, वैसे ये वाला स्ट्रेटो है जो फेंटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल था ये वाला, टी हॉर्स रूट, ये एक्सप्लेनर सेक्शन पे आ रखा था आपके इंडियन एक्सप्रेस में। तो टी ट्रेडिंग करी जाती थी बिटवीन तिब्बत और इंडिया के पार्ट्स में, तो कुछ जगहें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिल्क रूट की यहाँ पे बात नहीं करी गई है। सिल्क रूट कहाँ तक जाता था? यूरोप तक। तो ये वाला जो रूट मिलेगा आपको, टी हॉर्स रूट, हॉर्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो सोर्स आप यूज कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और किस चीज का ट्रेड कर रहे थे? तो टी का कर रहे थे। तो वो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद एक दिन याद होगा आपको, नासा का हमने स्फेरेक्स टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। क्या पर्पस था टेलीस्कोप का? स्फेरेक्स आज भी आ रखा है वो न्यूज़पेपर में। यूनिवर्स की रीडिंग करना प्रॉपर तरीके से और ब्रॉड स्कोप से उसको स्टडी करना, इस वजह से स्फेरिक्स टेलीस्कोप आ रखा था। अब उसको लॉन्च कर दिया गया है, तो न्यूज में बना हुआ था। नैन्सी वाला भी किया जाएगा, वो 2026 और 27 में किया जाएगा, तो वो भी नासा का ही है। तो उसी की तरह से एक और इन्होंने अपना मिशन लॉन्च किया है। हाँ जी पूजा, यस। अब एक और मिशन अभी नासा ने लॉन्च करा है, उसका नाम है पंच मिशन। पंच मिशन मेनली फोकस करेगा सन के कोरोना वाले एरिया पे, जहां पे सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशंस आपको मिलती हैं, विंड्स आपको मिलती हैं, और कई बार वो लपटें इतनी तेज होती हैं कि अर्थ के ऊपर भी हिट कर जाती हैं। तो पहले ही हमें वार्निंग्स मिल सके, इसी वजह से ये पंच मिशन लॉन्च करा है नासा ने। याद रखना पंच, पंच की अभी पोलैरिमेट्री पोलराइजेशन पे फंक्शन करेगा, प्रिंसिपल के नाम पे है पंच। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। अगर बिकॉज यूपीएससी में थोड़ा सा होता है, रेगुलर नहीं आएगा क्वेश्चन, पर स्टेट एग्जाम में आपको रेगुलर मिलता है एक क्वेश्चन, वो है आपकी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हर बार आता है, हिमाचल का तो फेवरेट है। हरियाणा का पेपर उठाओगे मे बी ऑल्टरनेट ईयर्स में आया हो, बट क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार फीमेल प्रधान बन जाती है, सरपंच बन जाती है, तो अचानक से सरपंच पति भी आ जाते हैं। मेल्स को लगता है बस पत्नी मेरी बैठ गई है प्रधानगी की पोजीशन पे, मैं ही हूँ प्रधान। तो ऐसे प्रॉक्सी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो रिजर्वेशन दी गई थी विमेन को, ये एक तरह से यूजलेस हो जाती है। अगर मेल्स नहीं बैठना था तो फिर रिजर्वेशन का क्या फायदा? पहले 1/3 रिजर्वेशन आप सुनते हो, बाद में बहुत सारी स्टेट, लगभग 21 स्टेट्स ने क्या किया, 50% रिजर्वेशन दे दी फीमेल्स को। पर देखा क्या जा रहा है कि बोलने को फीमेल होगी प्रधान, वहां पे पीछे से जो बैकिंग मिलेगी वो मेल्स से ही मिलेगी। तो मेल्स रिलेटिव वर्ड यहाँ पे यूज करा है। पति तो आते ही हैं, वो तो आएंगे ही। हाँ तभी तो सरपंच पति बोला।
बस यही है, यही चीज है, ताकि फीमेल्स आ गए तो हमारे पास तो है ही अथॉरिटी। तो अब उसके ऊपर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह अब रखे जाएंगे कि कोई भी ऐसा केस आके फाइल करता है कि उनकी एरिया के अंदर ऐसे प्रॉक्सी तरीके से मेल्स एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रधान, एज अ सरपंच, तो उन केसेस में अब रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और पैसा, वही बात आ गई, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे के पीछे लोग चुपके से कंप्लेंट करेंगे, इवन उनका नाम भी पब्लिक नहीं करा जाएगा। तो बहुत सारे फंसेंगे, अब आप सुनोगे आने वाले टाइम में। तो एक पैनल बिठाया गया था इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और एक आर्टिकल आपका झूमर डांस के बारे में है। झूमर जो कि एक असम का फोक डांस है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे जो ये फोक डांस का इनका फेस्टिवल था उसमें पार्टिसिपेशन किया, इस वजह से ये रेलिवेंट हो जाता है। इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा, वो है पेलियोगनेथ बर्ड्स के बारे में। इमू देखा, इमू, इमू बर्ड, रियास सुने, RHEAS, ऑस्ट्रिच सुना है, बस वही वाली कैटेगरी है इस पेलियोगनेथ। पेलियोगनेथ इस एरिया के लिए बोलते हैं, जो जबड़े वाला एरिया होता है ना, गनेथस वर्ड यूज करते हैं। अपनी जीभ से ऊपर वाला एरिया टच करो, ये पैलेट होती है, तो इसी पैलेट के ऊपर, इसी पैलेट के बेसिस पे जबड़ों को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ पेलियोगनेथ वर्ड्स की, बर्ड्स की। चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल, तो एक रेयर और साथ में मिस्टीरियस फिनोमिना। तो रेयर बोल दिया मतलब सारी जगहों पे ये आपको नहीं मिलेगा, और साथ में बोल दिया मिस्टीरियस मतलब इसके रीजंस भी अपने को नहीं पता। तो एक रेयर फिनोमिना होता है आपके जातिंगा वाले एरिया में, जातिंगा, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आएगी असम, तो पूरा याद रखना है। और फिनोमिना क्या है कि यहाँ पे बर्ड्स सुसाइड करते हैं। अब ये सुसाइड कैसे करते हैं उसके कुछ प्रोबेबल रीजन साइंटिस्ट ने बता रखे हैं, पर दीज आर नॉट एक्यूरेट, वो एक एनालिसिस लगा रखी है, ठीक है। तो जतिंगा एरिया याद रखना है। साथ में सारे बर्ड्स भी नहीं करते सुसाइड, सिर्फ 3 स्पीशीज हैं, तो वो 3 स्पीशीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और महीने भी कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे सितंबर टू नवंबर, इसी में ये एरिया में इसी टाइमलाइन में ये देखने को मिलता है मिस्टीरियस फिनोमिना। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज ऑरिंथोलॉजिस्ट। कौन होते हैं ऑरिंथोलॉजिस्ट? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, यस। तो ऑरिंथोलॉजी होगी आपकी स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के पेपर में, हर साल एक टर्म पूछी ही जाती है, ठीक है। ऑरिंथोलॉजी याद रखना। एंटमोलॉजी पूछ ली गई है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसमें, एंटमोलॉजी, ठीक है जी। तो एरिया याद रखिएगा, जातिंगा है, डिस्ट्रिक्ट दिमा हसाओ, और स्टेट है असम। तो अब क्या होता है इस केस में, बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हैं अचानक से, और जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं उस पर टकरा जाते हैं, कभी बिल्डिंग्स के साथ टकरा जाते हैं। जो जिंदा बच जाते हैं उनको लोकल्स पकड़ लेते हैं, मीट के पर्पज से भी यूज कर लेते हैं, और कई बार मार देते हैं, कई बार एज अ प्रिजन की फॉर्म में रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जातिंगा वाले एरिया में। अब सारे बर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 कैटेगरी हैं, एक किंगफिशर है, दूसरे ईग्रेट्स हैं, और तीसरे हैरन्स हैं। और तीनों ही ये माइग्रेटरी स्पीशी हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मेहमान होती है, फ्रॉम यूरोपियन, सेंट्रल एशियन, सारे एरिया से जाके हमारे एशिया के, मतलब इंडिया कॉन्टिनेंट बोल दिया, कंट्री में आते हैं, पर इनकी डेथ्स हो रही हैं। सिर्फ यही 3 स्पीशी हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस बताए, साइंटिस्ट आए, एक जो रीजन बताया है वो है आर्टिफिशियल लाइट्स, कि इनको लगता है जो आर्टिफिशियल लाइट है वो नेचुरल लाइट है। तो कुछ बर्ड्स को लगता है सुबह होगी, वो चर्पिंग करना शुरू करेंगे, बाकी भी जागेंगे, कईयों को वो आर्टिफिशियल लाइट नहीं दिखाई देगी, और जब नहीं दिखाई देगी उनमें एजिटेशन आएगी, उनको लगेगा कि कोई अटैक करने की ट्राई कर रहा है, वो सारे इकट्ठे उड़ना शुरू करते हैं। और ये खास बात ये है कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर के एरिया में ही आपको ये फिनोमेना देखने को मिलता है, सिर्फ जातिंगा विलेज के अंदर, और आसपास कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी रीजन में। क्यों इस रीजन में क्यों मिला? बिकॉज ये 3 स्पीशी वहीं पे आती हैं जब माइग्रेट करती हैं। तो एक रीजन यहाँ पे दे दिया आपको आर्टिफिशियल लाइट का। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो जो जितने भी आपकी जियोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें भी फ्लक्चुएशंस आ रही है, तभी तो इतने सारे मिशंस लॉन्च कर रहे हैं कि पहले ही अर्ली वार्निंग्स हमारे पास हो जाए। तो दूसरा रीजन दिया है वो है कि नेविगेशनल प्रॉब्लम इनको आ रही है, पर रात को कैसी नेविगेशन, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, तो इसलिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं माना जाता। और जो तीसरा रीजन यहाँ पे दे रखा है दैट इज सुपर नेचुरल और इविल स्पिरिट्स। जब साइंस काम नहीं आई तो उसको फिर फेथ का दर्जा दे दो, तो यहाँ पे भी वही चीज हुई, एविल स्पिरिट्स, कि जब ये बर्ड्स की डेथ होती है तो जो आने वाला बैड लक था वो खत्म हो जाता है। तो दैट इज द बिलीफ ऑफ लोकल्स, ये लोकल्स का मानना है, साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो।
जतिंगा, ठीक है, ये आपके पेपर में आया था अभी जियो साइंटिस्ट वाले, क्योंकि हर साल होता है ये फिनोमिना, तो इस बार का जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था आपसे। तो याद रखिएगा, जतिंगा, डिस्ट्रिक्ट दिमा हसाओ और स्टेट ऑफ असम। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है। किंगफिशर, ईग्रेट्स और हैरन्स, HERONS। रुको रुको, लिख रही हूं। पहला तो पता ही है आपको, किंगफिशर। दूसरा है ईग्रेट्स और तीसरा है हैरन। साइंटिस्ट। ये टफ इसलिए रखे, चलो ये साइंस में पढ़ते हैं हम, कितने टफ नाम क्यों रखे जाते हैं। एक रीजन होता है इसके पीछे, ताकि पूरे वर्ल्ड में, अब देखो जैसे मैंगो है, आपकी साइड क्या बोलते हैं हिंदी में? आम बोलते हैं। ऑनलाइन में जब मैंने पढ़ाया था तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के बच्चे भी थे वहां, कहीं पे अम्बू ही बोलते हैं, कहीं पे अम्बी भी बोलते हैं, तो डिफरेंट नाम हो जाते हैं। सोचो लोकेलिटी में इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, वर्ल्ड में तो कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो उसी वजह से साइंटिफिक नेम्स लेके आए। साइंटिफिक नेम्स इसी पर्पज से लाए थे कि एक ही नाम से जाना जाए। तो अब मैंगो को सारे जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका से, तो दैट इज द वन नेम गिवन टू मैंगो। हाँ जी। नहीं, एक ही जगह से आते हैं सारे, यूरोपियन हैं, कुछ ऊपर की तरफ से जहां पे ठंड पड़ जाती है उस रीजन से, तो वहां से आते रहते हैं। ठीक है, चलो। दीमा हसाओ, दीमा हसाओ। तो यहां से इस आर्टिकल को कवर करने का बस एक ही पर्पस था कि एनोनिमस बिहेवियर्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट टी हॉर्स रोड। तो यहाँ पे दो कंट्रीज की बात होगी, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ चाइना। पर देन पहले क्या हुआ करता था? तिब्बत। अगर आपने इंडिया चाइना रिलेशन वाला आर्टिकल लगाया था, तो तिब्बत के अंदर एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिसका नाम था लासा। लासा के साथ हम बहुत ट्रेड किया करते थे, आज भी ये वाला ट्रेड रूट ओपन ही है आपका। तो वो जो पासिस पड़े थे ना, वो इधर को ही जाते हैं, तभी ये उस पासिस का, नहीं तो ट्राई जंक्शन पे हमें पास की क्या जरूरत है ट्रेड पर्पज से। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टी हॉर्स रूट हुआ करता था, ये सिल्क रूट वाला नहीं है। सिल्क रूट यूरोप के साथ जोड़ता है, ये वाला रूट सिर्फ दो कंट्रीज का था, एक तरफ चाइना थी और दूसरी तरफ इंडिया। चाइना नहीं थी पहले, तिब्बत था, मतलब अब चाइना हो चुका है बिकॉज ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने। तो ये चीज लिखी है यहाँ पे। और चाइना के एम्बेसिडर आए थे अभी इंडिया, तो उन्होंने इसके बारे में दोबारा से बात करी कि इसको हम रिवाइव ही करके रखेंगे। देखो लॉस जब होने लगता है तो अचानक से रिवाइवलिज्म पे जाते हैं लोग, कि रिवाइव कर लेते हैं दोबारा से रूट, क्योंकि उनको पता है कि जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उनसे, यानी कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हीं का फायदा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी रेफरेंस ली गई। और साथ में कौन कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली, लीजियान, ये सारे यूनान प्रोविंस में आ जाएंगे। यूनान प्रोविंस, ये देखो नीचे बर्मा है, तो पता लग रहा है ना नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आ गया इंडिया, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे आपको ये सारा यूनान प्रोविंस मिलेगा। तो यहीं पे आ गया एक तो दिल्ली वाला रीजन और दूसरा है लीजियांग। तो ये इन रीजन्स को कनेक्ट किया करता था ये। और इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, तो उसके साथ ही इनकी ब्रांचेस थी, वो सारा एरिया कनेक्टेड था। नेपाल भी तो बाद में सेपरेट हुआ था, पहले तो इंडिया के ही अंडर काउंट होता था। बांग्लादेश पार्टीशन से पहले तो इंडिया के साथ ही था, तो इस वजह से ये सारे यहाँ तक ब्रांचेस बन रखी हैं। अभी जो बात करी है वो इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में करी हुई है। आपने जो याद रखना है वो ये सिटीज हैं यूनान प्रोविंस की, दिल्ली एंड लीजियांग, इन दोनों के बारे में यहाँ पे मेन फोकस करा गया है। और साथ में लासा है ही, जो सेंटर में आपको मिलता था, सिक्किम के जस्ट ऊपर मिलता है ऐसे, लासा। ठीक है, लासा। ओके जी, ओरिजिन। अब डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट। पहले 13th सेंचुरी में बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी हुई एक, किंग डायनेस्टी। पर उससे भी पहले एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था तांग डायनेस्टी। तांग डायनेस्टी ने लगभग इनका जो इमर्ज पॉइंट आया था दैट वाज अराउंड 7th सेंचुरी। और उसके बाद डाउनफॉल इनका तब हुआ था जब किंग डायनेस्टी वहां पे आने लगी थी। किंग यहाँ पे क्यू वाली है, QING। इन्हीं के साथ हमारे रिलेशंस भी, हम जब इंडिया चाइना के पढ़ते हैं तो किंग डायनेस्टी से ही शुरू करते हैं, बिकॉज उससे पहले तो बहुत पीसफुल थे और इंडिया का दबका ठीक ठाक था। उसके बाद इनका भी थोड़ा इमरजेंस होने लगा, इनके सिर पे भी पावर चढ़ने लगी, और फिर आज के टाइम पे आप देखते हो रिलेशंस किस लेवल पे आ चुके हैं। तो तांग डायनेस्टी थी उस टाइम पे जब ये टी हॉर्स रूट बना था, तांग डायनेस्टी। ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल है आज, टू द पॉइंट है। नाउ सोलिगा ट्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्टेट्स याद रखनी है इससे,
वन इज कर्नाटका और दूसरी है तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व है मतलब टाइगर्स की यहाँ पे कंजर्वेशन करी जाएगी। तो जनरली ये जो ट्राइब है जो इस फॉरेस्ट के अंदर रह रही है, जहाँ पे आपको ये बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व मिलेगा, ऑब्वियसली ये जो टाइगर्स होंगे कहीं पूजे जाते होंगे, पूजे जाएंगे सोलिगा ट्राइब के द्वारा, पूजे जाएंगे तो आप अटैक नहीं कर सकते उनके ऊपर, और टाइगर जब तक दूर रहेगा फ्रॉम द ह्यूमन विसिनिटी तो उनके बीच में इतने लफड़े भी नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट भी उतने ही रिड्यूस्ड रहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि टाइगर्स के लिए ये वर्ड यूज करते हैं दोदा नहीं, दोदा नहीं, बिकॉज ये टाइगर्स की वर्शिप करते हैं। तो दोदा नहीं कुछ नहीं है, सोलिगा ट्राइब टाइगर्स को ही जिस वर्ड से पुकारते हैं दैट इज दोदा नहीं। अभी पहले सोलिगा ट्राइब के बारे में देख लो, ये नोमैडिक पीपल है, नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं ओकेजनली। और कहाँ पे रहते हैं तो बिलीगिर रंगा हिल्स रीजन ऑफ द सदर्न कर्नाटका, और थोड़ा सा पार्ट जुड़ा होगा तमिलनाडु का, यहां मिलेगा आपको ये। तो दोनों एरियाज जुड़े हुए हैं, कर्नाटका भी है एक तरफ और दूसरी तरफ तमिलनाडु का एरिया आ जाएगा। 2011 में ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बनी थी जो किसी टाइगर रिजर्व के अंदर रह रही थी। वैसे आपने सुना लीगल राइट्स इनको दे दिए गए हैं, एक बार हमने लीगल राइट्स पढ़े थे, इंडिविजुअल राइट थे, कम्युनिटी राइट्स थे, तो यहाँ पे ये कम्युनिटी राइट इनको दे दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया गया कि आप जाके उस टाइगर रिजर्व में रह सकते हैं, बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी है वहां पे, जो इनकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या, जैसे हनी हो गया, बेरी होगी, जो भी वहां पे लोकल फ्रूट्स लगते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, जो इनको चीजें चाहिए होती हैं वो ले लेते हैं। मार्केट्स लगती हैं, ट्राइबल आते हैं एक तरफ और एक तरफ सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम आती है, हम मेन स्ट्रीम बोल देते हैं बाकियों को, वहां पे एक्सचेंज होता है, चीजों का आदान प्रदान होता है। तो और साथ में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी कि दिनचर्या के लिए चाहिए, खाना पीना निकल जाए उतनी ही इनकी एग्रीकल्चर रहती है। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो सोलिगा में ही बोलते हैं, एक द्रविडियन लैंग्वेज है और काफी कन्नड़ा से एसोसिएटेड है, जैसे कन्नड़ा होती है उसी की तरह है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। बाकी ये टाइगर की वर्शिप करते हैं और टाइगर्स को बोलते हैं डोडा नहीं, डोडा नहीं टाइगर ही है, ठीक है, बस नाम दे दिया सोलिगा लैंग्वेज के अंदर। हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक क्लियर? अच्छा, ऑनलाइन मुझे ना एक अपडेट भी दे देना साथ में, कल ऑफलाइन कितनों ने आना है टेस्ट के लिए, जो आपका टेस्ट है ना कल, ऑफलाइन कितने आएंगे? ठीक है, टॉपिक तो क्लियर है, ये भी बता दो एक बार। कल मेडिवल का है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? एक टेंटेटिव सा बता दो, शीट्स वेस्ट नहीं करनी है क्योंकि 1 2 3, बाकी नहीं अभी 4, बस। ऑनलाइन ऑनलाइन है कोई आप में ऐसे ऑफलाइन स्टूडेंट जिसने आना हो कल टेस्ट के लिए? ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन तो है ही टेस्ट, मैं ऑफलाइन का पूछ रही हूँ, सिर्फ ऑफलाइन। कल जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी ऑफलाइन का तभी शुरू होगा, 15 मिनट के ब्रेक के बाद। अरे नहीं, ऑनलाइन वालों का तो वैसे ही है सीएमएस के ऊपर, मैं ऑफलाइन का पूछ रही हूँ। 3 मार्च को कौन सा है? सैटरडे, सैटरडे को बोला था ना, कल है। आज 28 होगी ना, कौन सा 2025 चल रहा है, हो गया खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरा महीना शुरू होने वाला है कल और पेपर आने वाला है। मार्च है कल से। हम्म। अरे चलो छोड़ो, चलो आ जाओ वापस। ये आना होगा तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना एक बार, नहीं तो शीट्स ऐसे ही जाती हैं, वेस्टेज का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सस्टेनेबल होके चलो। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हाईलाइट करी गई है कि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन सी शेड्यूल्ड हैं, कौन नॉन शेड्यूल्ड हैं, कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तो आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता ही चल रही है कि शेड्यूल लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है, नॉन शेड्यूल आपसे कोई नहीं पूछेगा, पीवीटीजीज वाला हम अलग से करते हैं। उसका ना एक काम करना है आप सभी ने, एक सिर्फ इतना लिखना है कि 75 पीवीटीजीज, इतना लिखना है गूगल पे, और एक पहले पे लिस्ट आ जाती है वो अपने पास रखनी है, पेपर से पहले उसको देख के जाना है। लास्ट की जो आपको दिखेगी जरावा वगैरह, सेंटिनेली, शॉम्पेन, और ऊपर होगी थोड़ी सी ग्रेट अंडेमानीज, ये सारे अंडेमान एंड निकोबार वाले हैं जिनको पीवीटीजीज का दर्जा दे रखा है। चलो एनीवेज इस पे आ जाओ। अब क्या है, यहाँ पे बताया है कि इंडियन लैंग्वेज ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को इंटीग्रेटेड रखने में, पढ़ते हैं ना हम इंटीग्रिटी, और साथ में यूनिटी बनाए रखने में, तो इसी वजह से ये लैंग्वेजेस थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट
हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन है। अगर आप 50 किलोमीटर की दूरी पे भी जाते हो, वहाँ पे आपका कल्चर चेंज हो जाता है, वर्ड्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट वैरायटी ऑफ कल्चर आपको इंडिया के अंदर मिलता है। अब जब 2011 में सेंसस करा गया था, अभी तक 11 का ही सेंसस चल रहा है, 21 में होना था कायदे से, पर हुआ नहीं है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से मोर देन 99 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, सॉरी नॉन शेड्यूल्ड मतलब कुछ शेड्यूल्ड भी होंगी, तो 22 आपके पास शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और साथ में 121 अदर लैंग्वेजेस हैं। नॉन शेड्यूल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, जिनको हम ऑफिशियल पर्पज से नहीं यूज करते हैं, तो मतलब नॉन शेड्यूल्ड बोल दिया। और 22 के अंदर जो भी हैं वो क्या है, सारी जिनको आप ऑफिशियल पर्पज से यूज करते हो। अब टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। कुछ याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया था वैसे, जो अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, सेंधा नमक MBDS, याद है ना। सिंधी कौन सी अमेंडमेंट थी, 21। नमक में आपकी एक नेपाली थी, दूसरी मणिपुरी और कोंकणी। यस, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये याद रखना है, पिछले 2 साल से कॉन्टिन्यूटी में आपसे लैंग्वेज के अमेंडमेंट्स पूछे गए हैं। कोंकणी, कोंकणी। अब देखो 21 और 71 को ऐड कर दो और लास्ट आ जाएगी 91st, सॉरी 92। ठीक है, बताओ फिर। M फॉर मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ठीक है, ये हो गया आपके जो अमेंडमेंट से ऐड करे गए थे। पूरे लैंग्वेजेस आपने ध्यान में रखनी है। बाकी इसमें आपको एक बार देख लेना कौन सी कहाँ पे आएगी, जिससे कोंकणी आपके गोवा वाले क्षेत्र में आ जाएगी। थोड़े बहुत नियर बाय एरियाज भी होते हैं, ऐसे नहीं होता कि एक ही स्टेट में है। मैथिली ऊपर के रीजन्स में, इंडिया तो है ही, साथ में नेपाल और भूटान वाले कुछ एरियाज में भी आपको आज भी देखने को मिलती है। तो याद रखना ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे तो अभी आ रही हूँ नताशा, अभी रुक जाओ, ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे है सिर्फ। ठीक है, उसी से आया है, मतलब ये भी इनडायरेक्टली। और इसके अलावा 11 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। अब क्लासिकल लैंग्वेज और शेड्यूल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लासिकल लैंग्वेज किस बेसिस पे बनती है, कितना लगभग टाइम, 1500 टू 2000 ईयर पुरानी होनी चाहिए। रिटन होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, रिटन लिटरेचर होना चाहिए। इवोल्यूशन जब होगा उस लैंग्वेज का, क्या उसमें चेंजेस एक्सेप्टेबल होंगे, नहीं होंगे। तो इवोल्यूशन इस तरह से हो कि चेंजेस ना हो, वैसे ही रहे वो, ओरिजिनलिटी उसकी सस्टेन्ड रहनी चाहिए। तो ये आपके कुछ फिनोमिनाज रहते हैं जो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस के बेसिस पे। हाँ जी, ऑनलाइन क्या हुआ। शेड्यूल तो ऑफिशियल पर्पज से यूज करते हैं हम, जो शेड्यूल्ड के अंदर है ना 22 लैंग्वेजेस। अभी तो इंडिया के अंदर आप हिंदी थोड़ी बोलते हो सब जगह पे, आगे जाओगे तो डाइवर्सिटी आ जाती है। हिंदी तो आपको नॉर्थ वाले पार्ट में ही ज्यादा मिलेंगे बोलते हुए, तो नीचे की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आएगी। उस वजह से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बना दी है कि इसमें आप अपने जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उनको निकाल सकते हो। पर क्लासिकल इज रिलेटेड टू कल्चर, वो कल्चर के बेसिस पे है। आपका पुराना इतिहास है, लगभग 1500 से लेके 2000 साल पुराना, और साथ में रिटर्न होना चाहिए, आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना कि कब लिखी गई थी, तो पुराना होगा तभी उसको क्लासिकल बोला जाएगा। और साथ में एवोल्यूशन होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, पर सारी शेड्यूल लैंग्वेजेस आपकी क्लासिकल नहीं हो सकती, तो ऑपोजिट चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। बाकी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस याद है ना। तो सबसे पहले तो साउथ वाले एरिया की आ जाएगी, यहाँ पे मलयालम, तमिलनाडु में तमिल सबसे पहली यही थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोला था हमने। ऊपर कन्नड़ आ गई, तेलुगु आ गई, ओडिया आ गई, और यहाँ वाले एरिया में हुआ करती थी पहले संस्कृत। तो ये तो पुराने वाली हैं। और जो लास्ट यहाँ पे ऐड हुई थी 2014 के अंदर, वो थी ओडिया। अब फिर उसके बाद 5 और लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं आपकी। कौन कौन सी, मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत। ये धर्मों से एसोसिएटेड है, तो उनका लिटरेचर तो बहुत वास्ट है, पहले ही मिल जाना चाहिए था। खैर,
ये सारी आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 11 की 11। तो ये तो नहीं भूलनी, ये तो आएगा ही क्वेश्चन, यूपीएससी इस बार पक्का पूछेगी, पर वो ये नहीं पूछेगी डायरेक्टली कि बताइए कितनी है टोटल, वो आपके स्टेट एग्जाम और कुछ छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जो वनडे टाइप के एग्जाम्स होते हैं। आपका इन फीचर्स के ऊपर भी पूछेगा कि किस बेसिस पे आप क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। ये तो अभी हुई लास्ट ईयर 2024 में, 25 में मराठी का कुछ ऑफिशियल वर्क बच गया था, फिर ये भी पूरी तरह से डेजिग्नेट कर दिया गया, जनवरी में पड़ा था ये। हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक डन। चलो, अब यहाँ पे साथ में एक और सर्वे करा गया था, दैट इज पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2010, और इसमें बोला गया कि टोटल ऐसी 780 लैंग्वेजेस आपको बोलचाल में मिल जाएगी, जैसे मैंने बोला अराउंड 2000 लैंग्वेजेस चलती हैं इंडिया के अंदर, अप्रोक्स आइडिया है वो, और जिसमें से 50 जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अंडमान एंड निकोबार में वहां पे भी वैरायटी ऑफ कल्चर है, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से बिल्कुल डिफरेंट वहां पे आपको मिल जाएगी। अब वहां पे जब से मेन स्ट्रीम में लोगों को कनेक्ट किया, वो अपनी लैंग्वेज भूल चुके हैं, इंग्लिश वगैरह पे ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो वो चीज भी हो रही है, एक लॉस भी हो रहा है एक तरफ से, और बाकी डेवलपमेंट भी हो रही है। तो चलो खैर, पास्ट 5 डेकेड यानी कि पिछले 50 सालों में अगर देखोगे तो लगभग 50 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हाँ जी, ओके। बाकी अब लैंग्वेज की भी फैमिलीज हैं, जैसे संस्कृत थी, आपने यहाँ पे मलयालम पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनके ओरिजिन डिफरेंट एरिया से हुए हैं, जैसे इंडो आर्यन बोल देते हैं, द्रविडियन बोल देते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक बोल देते हैं, तिब्बतो बर्मीज बोल देते हैं। कुछ नहीं करना, मैं आपको थोड़ा सा दिमाग में रखो, इंडो आर्यन यानी कि जो भी लैंग्वेजेस आपके वैदिक वाले टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुई होगी, स्पेशली संस्कृत वाली, तो वो उस एरिया की आ जाएगी। द्रविडियन जब बोल रहे हैं तो साउथ वाले की बात हो रही है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ऊपर सेंट्रल एशिया वगैरह वो सब आ जाएगा इसमें, तिब्बतो बर्मीज चाइना और तिब्बत वाली साइड आ जाएगी। तो जो भी इन्फ्लुएंस रहा उसके बेसिस पे ये नाम दे दिए। इसके बारे में और ज्यादा किसको क्यूरियोसिटी हो, डिटेल में पढ़ना हो, तो आपके एनसीईआरटी 6th क्लास के 2nd चैप्टर में ये मिला है, टेबल बना है वहां पे प्रॉपर, तो उसको आप रीड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखोगे तो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, इसी वजह से जो अनुसूचियां होती हैं आपकी, शेड्यूल्स होते हैं 12 टोटल, तो 12वां उसमें से एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 8, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया भी है, और उसमें टोटल कितनी रिकॉग्नाइज कर रखी हैं, तो 22। उसके अलावा आर्टिकल 29 है, तो आर्टिकल 29 और 30 किस बारे में बात करता है मेनली, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, या सिर्फ माइनॉरिटी? नो, एनी सिटीजन वर्ड है वहां पे, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए नहीं है। ये देखो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो अपना कल्चर प्रमोट कर सकता है, लैंग्वेज प्रमोट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी खराब नहीं होनी चाहिए कंट्री की। तो आर्टिकल 29 सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, सभी चीजों को। आर्टिकल 350 बी, इसमें अब एक स्पेशल ऑफिसर प्रोवाइड करे जाते हैं, लिंग्विस्टिक ऑफिसर भी जिनको बोलते हैं। तो पर्पस क्या होगा, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस इंटरेस्ट को मेंटेन करना। मेजॉरिटी वाले तो कर ही लेंगे, तो माइनॉरिटी के लिए ऑफिसर्स बनाए जाते हैं जिनका नंबर कम है। जैसे अभी कितनी माइनॉरिटीज आपको मिलेंगी ऑन एन एवरेज रिलीजन के बेसिस पे? 6 है टोटल। लास्ट में 2014 में कौन सी ऐड हुई थी? जैन्स, गुड। तो उनके लिए बनाए जाते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब वो माइनॉरिटी मैंने आपसे रिलीजन के बेसिस पे पूछी, लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, तो जिस भी लैंग्वेज पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा उसके लिए एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर अंडर आर्टिकल 350 बी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को मिल गया। डन। तो ये आर्टिकल 350 बी भी आप ध्यान में रखोगे। यस, ऑनलाइन जेंट्स, किसी ने हैंड रेस किया है? हाँ जी रितु, हैंड रेस किया आपने, बोलो। कुछ नहीं, ऐसे हो गया होगा गलती से। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो अब आ गया आपका जो अगला आर्टिकल भी आएगा थोड़ी देर में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पहले कहीं ना कहीं डोमिनेंस लग रही थी हिंदी एंड इंग्लिश की, तो इस वजह से एनईपी में हमने, वैसे एनईपी से भी पहले कर दिए थे हमने चेंजेस, जैसे आपने राधा कृष्ण कमीशन याद है, यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, उसी की रिकमेंडेशन पे यूजीसी भी बना था 1956 के अंदर।
तो उसके बाद कोठारी कमीशन आया आपका, जाके 1966 टू 68 में जाके इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो रीजनल लैंग्वेजेस की हमने बात करी हुई थी। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है उसको आगे देखते हैं, पर पहले इसी पे फोकस रखो। पर कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस दी गई थी वो हिंदी और इंग्लिश को थी, साथ में बोल दिया कि इसके साथ आप एक रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो जो आपके कम्युनिटी के अंदर बोली जाती है, ताकि बच्चों को और इजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बने। चलो, साहित्य अकेडमी है, तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड्स प्रोवाइड करती है, जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं जिनका पुराना ये स्क्रिप्ट होता है तो उनको अवार्ड करते हैं। पब्लिकेशंस आ गई, रिसर्च आ गई, वो सब दिए जाते हैं इसमें। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव भी लिया गया है, भाषिनी, एआई ड्रिवन है, ताकि ट्रांसलेशन इजी हो जाए रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे पंजाब वाले बताएंगे मुझे, पंजाब स्पेसिफिक एक सिस्टम डेवलप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, सॉरी पंजाबी यूनिवर्सिटी ने, क्या नाम था उसका सिस्टम का नाम? हाँ जी, ऑनलाइन क्या नाम था उसका? अच्छा अच्छा रितु, ठीक है, इट्स ओके। जो गुरमुखी स्क्रिप्ट की, यस वेरी गुड अमनप्रीत, पूजा पुराण याद रखना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पंजाब स्पेसिफिक है। तो वैसे ही यहाँ पे भाषिनी है कि रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जा सके। और क्लासिकल लैंग्वेजेस मैंने बता दिया इसके बारे में। कमेटी भी बनाई गई है, भारतीय भाषा समिति हाई पावर्ड कमेटी है, ताकि इंडियन लैंग्वेजेस को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ये 2021 में बनाया गया था। जैसे आप सुनते हो कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हिंदी के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिए गए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये कमेटी वही काम करती है, प्रमोशन का काम करती है लैंग्वेजेस का। नैन्सी उठ जाओ अब, रोज ही आज नहीं सोयो? ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल, नासाज पंच मिशन। अब यहाँ पे फीचर्स मेंस में कई बार पूछ लेते हैं, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर आपने सुन रखा हो तो उसमें पूछ लिया था कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है। ये पूछा जाता है यूपीएससी में, फॉरेन कंट्रीज का। इंडिया के जो मतलब फॉरेन बोल दिया, यूपीएससी में पूछा जाएगा आपका फॉरेन के जो मिशन होते हैं उनके बारे में भी। पर जब स्टेट एग्जाम पूछे जाएंगे तो आदित्य एल1 के बारे में पूछ लेगा। जैसे ये पंच मिशन है, ये भी किसके बारे में स्टडी करने वाला है? सन के ही बारे में। तो हमारा कौन सा था? आदित्य एल1। तो इंडिया के जो स्पेसिफिक स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे स्टेट मिशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। प्री में कैसे आता है? तो मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट नाम दे देगा आपको डिफरेंट मिशंस के, और एक तरफ जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके नाम दे देगा। तो याद रखिएगा, पहला तो पंच मिशन, ये नासा ने बनाया है। स्फेरिक्स टेलीस्कोप, नासा ही है उसका भी आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो शेप देख लो सैटेलाइट की, आगे भी लिखा होगा सूट केस की तरह दिखेगा आपको ये। तो इस शेप के सैटेलाइट्स बनाए हैं। और सोलर सन का भी कौन सा पार्ट फोकस करेगा? तो कोरोना वाला रीजन फोकस करेगा। तो नासा का ये जो पंच मिशन है, पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। तो हेलियोस्फेयर इज एटमोस्फेयर ऑफ हेलियो। आप ग्रीक माइथोलॉजी अगर पढ़ते हो तो हेलियोस इज रिलेटेड टू सन। सन की तरह रोशनी, गर्माहट, वो सारी चीजें एसोसिएट करी जाती हैं। तो जो सन का एटमोस्फेयर आता है दैट इज हेलोस्फेयर। और साथ में आ गया ऊपर कोरोना रीजन, तो इनके ऊपर फोकस करेगा पंच मिशन ऑफ नासा। तो वर्ड से ही लग गया हमें पता मेन इसका। और सन का आउटर एटमोस्फेयर कौन सा? कोरोना वाला पार्ट। यहाँ पे देख लो, कुछ इस तरह से आपको सन की लेयर्स दिखती हैं। सेंटर वाले को तो हमेशा ही आप कोर बोलते हो, अर्थ का भी जब सेंटर पढ़ते हैं तो कोर ही बोलते हैं, वैसे ही सेम सन का भी है। कई बार आप अगर जैसे देखते हो सन की तरफ, किया है किसी ने ये एक्सपेरिमेंट? आपको ऐसे स्पॉट स्पॉट दिखते होंगे जब आप आंखें बंद करते होंगे एकदम से, तो वो सन स्पॉट्स होते हैं, वो विजिबल होते हैं। जो रेडिएटिंग पार्ट नहीं होता, डार्क वाला पार्ट आ गया। उसके अलावा फोटोस्फेयर, ये लाइट एमिटिंग पार्ट होता है। ये डिवीजन आपको जस्ट पार्ट्स बताने के लिए करी हुई है, कट करा हुआ है पीस, उसके अंदर दिख रहा है ये। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज कोरोनल होल, और ये रेडिएटिव जो रेडिएशन आ गई सारी। और साथ में आ गया क्रोमोस्फेयर, इनर टू कोरोनल होल। और ये फ्लेयर, यही फ्लेयर सबसे डेंजरस होती हैं, एटमॉस्फेयर से पास करते करते अर्थ को भी हिट करती हैं, फॉरेस्ट फायर वाली सिचुएशन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा कोरोना, अब देखो कोरोना थोड़ा दूर से मार्क करा हुआ है, मतलब ये बाहर वाला एरिया है, अंदर की तरफ टच नहीं करेगी, उधर तो जड मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो जल जाती है। बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है यहाँ पे, या फीजन होती है? कितने बोलते हैं फ्यूजन, कितने बोलते हैं फीजन? बस ठीक है, फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूटीरियम और ट्रीटियम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे टकराते रहते हैं, ज्यादा आपको हाइड्रोजन मिलेगी और दूसरे पे यहाँ पे हीलियम मिलती है, जो कि ड्यूटीरियम और ट्रीटियम से बनी होती है। तो अभी जो आपने फोकस करना है, ये आउटर स्फेयर पे फोकस करना है, जिसको हमने बोला कोरोना। बाकी ये आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। हाँ जी, ऑनलाइन, यस फ्यूजन आएगा।
ओके, नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो कॉन्स्टिलेशन ऑफ 4 सैटेलाइट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी और सूटकेस साइज की हैं, शेप की हैं, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दी। लगभग 64 केजी इनका वेट रहेगा। और कौन सी ऑर्बिट में डाला जाएगा? तो लो अर्थ ऑर्बिट। अगर अर्थ से आप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे चले जाते हो तो 50 से लेके 2000 किलोमीटर सारा क्या बोलते हैं हम? लो अर्थ ऑर्बिट। फिर उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट शुरू हो जाती है, फिर हाई अर्थ ऑर्बिट आती है। उतना नहीं अभी देखना, अभी लो अर्थ ऑर्बिट याद रखिएगा। और 3 वाइड फील्ड इमेजर्स इसमें लगे हैं। वाइड फील्ड इमेजर जो थोड़ा सा वाइड इमेज लेंगे, पर अगर आपको थोड़ा जूम वाला फोटो चाहिए होगा तो उसके लिए नैरो फील्ड इमेजर्स लगे हैं। तो वाइड फील्ड और दूसरे नैरो फील्ड। 3 यहाँ पे वाइड फील्ड इमेजर्स हैं और एक यहाँ पे नैरो फील्ड इमेजर है। वाइड वाले ज्यादा क्यों लगाए होंगे, नैरो वाला कम क्यों लगाया? ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा ना वाइड वाला। फिर आपको कहीं पे जूम इन करना है तो फिर जाके आप यूज करोगे नैरो वाला। ठीक है, नैरो फील्ड इमेजेस। तो टोटल 4 हमने देखे, तो 3 वाइड और एक नैरो है। हर 4 मिनट के अंदर एक फोटो हमें ये लाके देगा और 3 रॉ इमेजेस होंगी। डिफरेंट पोलराइजिंग फिल्टर्स को यूज किया जाएगा। जैसे ये बल्ब है इधर, आपने सुना होगा डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं। आपको जो स्पेसिफिक चाहिए तो बीच में आप पोलराइजर लगा देते हो और फिर वो आपको जो डिजायर्ड इमेज होती है वो प्रोवाइड कर देता है। तो पोलराइजर इसमें लगे हैं, इसी वजह से नाम पड़ा है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर लगा हुआ है ना इसके अंदर, लाइट्स को फिल्टर करेगा, तो इसी वजह से पोलैरीमीटर बोल दिया। हर एक कैमरा पिक्चर कैप्चर करेगा। अनपोलराइज्ड भी होंगी और पोलराइज्ड भी होंगी। अनपोलराइज्ड वाली हर 8 मिनट में हमें मिलेगी। जो ब्रॉड वाली पिक्चर आएगी जिसमें जैसी थी रेडिएशन, जैसी पिक्चर आ गई वो आपको प्रोवाइड कर देगा। पोलराइज्ड का मतलब है कि लाइट को फिल्टर करके देगा। अगर आपको लाइट को फिल्टर करवाना है तो मतलब पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जैसे जो चीज है वैसे ही आपको फोटो प्रोवाइड कर दी। डन। पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लगा पता? अरे इस फिल्टर को याद रखो। अगर ये लगा हुआ है तो जैसी आपकी डिजायरस पिक्चर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ इस रेडिएशन के अंदर पिक्चर चाहिए, तो पोलैरीमीटर आपको वैसी ही पिक्चर लाके दे देगा। ये देखो यहाँ पे डार्क सी गई थी, आगे लाइट ही बची, तो वो चीज है पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब बिना फिल्टर के आपको पिक्चर मिलेगी। ठीक है, जैसे कैमरा में होता है नेचुरल कैमरा होता है, एक दूसरा वो कौन सा होता था, कैनवस नहीं, कैंडी कैमरा होता है, तो उसमें फिल्टर लग जाता है। तो यहाँ पे भी जब फिल्टर लग गया तो पोलराइज्ड वाला पार्ट हो। हाँ, तो ब्लॉक ही कर रहे हैं ना, तभी तो डिजायर्ड वाली मिल रही है जो आपको एक चाहिए थी, तो डिजायरस तभी आएगी। चलो जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमने देख लिया जो कोरोना वाला पार्ट है उसको मेनली स्टडी करना। सोलर विंड्स, अब यही चीज है, जब फ्लेयर्स नीचे आके गिरती हैं तो कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाती है। ज्यादातर आप नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के बारे में सुनते हो, जहां पे भी हमने सेंटा आना विंड्स भी पड़ी थी, कैलिफोर्निया वाला रीजन। बिकॉज बीच में वो रॉकीज आ जाती हैं तो दूसरी तरफ वैसे ही बारिश नहीं होती, पेड़ सूखे पड़े होते हैं, थोड़ी सी फ्लेयर्स भी अगर गिरती हैं तो एकदम से जल जाती हैं। और जो पिक्चर्स रहेंगी आपकी 3D टाइप ऑफ इमेजेस अगेन, और साइंटिस्ट को इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और जो स्पेस वेदर फिनोमिनाज हैं उनको हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वही सारी हैं। बाकी रोबोटिक एक्सप्लोरर्स भी डाले हुए हैं। वैसे ही सोलर प्रोब मिशन भी था नासा का एक, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये पंच मिशन। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके साथ हेल्प करेगा, दोनों इकट्ठे काम करेंगे। सोलर प्रोब, सोलर प्रोब ये भी नासा का ही था। इसका भी मेन फंक्शन यही था कि हमें जो कोरोना वाला पार्ट है सन का उसके बारे में स्टडी करना। ओके जी, लो पोलराइजिंग फिल्टर लगे होंगे, पोलराइज लाइट वो मैंने आपको बता दिया। 4 कैमरा लगे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कौन से थे? 3 कैमरास कौन से थे? वाइड वाले थे और एक था नैरो वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब तमिलनाडु और सेंटर के बीच में थोड़ी सी फाइट चल रही है। पार्टीज के डिफरेंसेस हैं तो आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हैं। हुआ क्या, एजुकेशन की अगर बात करें तो वो आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। याद है ना शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 क्या कहता है? 3 लिस्ट आ जाएंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यूनियन का मेन हैंड रहेगा, स्टेट लिस्ट स्टेट का मेन हैंड रहेगा। सजेशन चाहिए होंगे वो ले सकते हैं, पर जो मेन डिसीजन होगा वो स्टेट ही लेगा। फिर आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। पहले तो नहीं होता था कॉन्करेंट में, बाद में ऐड कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर कि कॉन्करेंट ही होना चाहिए एजुकेशन फील्ड, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों कोलैबोरेशन में काम कर सके। पर हुआ क्या, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में, तो इन्होंने मना कर दी थी तमिलनाडु में कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब जितने भी इसके अंडर प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे एक स्कीम चलाई गई समग्र शिक्षा स्कीम,
ये स्कीम चलाई थी एनईपी 2020 को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए, पर तमिलनाडु ने मना कर दी थी कि एनईपी हम नहीं करेंगे सपोर्ट, ना हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसके आपके एनईपी के अंदर वैसे हिंदी का डायरेक्ट मेंशन नहीं था, 2 लैंग्वेजेस बोली थी यूज करने के लिए, इंग्लिश तो थी ही पर हिंदी का ऐसा कोई मेंशन नहीं था। इनके हिसाब से हम अपने हिसाब से चलेंगे, वही बात आ गई। पर ये जो शिक्षा वाली स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कीम, ये थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों पैसा लगाएंगे। किसके गोल्स पूरे करने हैं? तो एनईपी 2020 के करने हैं। अब जाके स्टालिन ने बोला है, सीएम ऑफ तमिलनाडु, कि हम चाहते हैं कि हमारा भी पैसा सैंक्शन हो जो इस स्कीम के तहत है, समग्र शिक्षा स्कीम। तो थोड़ी सी वो फाइट होगी, पॉलिटिकल फाइट, कि हम क्यों आपको पैसा दें, आपने तो मना कर दी थी, ये वो सो। पर खैर, यहाँ पे जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखा हुआ है तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं स्कीम को तो पैसा सैंक्शन करना ही पड़ेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, रेशियोज अब आई थिंक डन। नैन्सी, क्या क्या रेशो आएगा? 60:40, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल दे रखा है आपको, पार्टीज के नाम है, डीएमके रूल तमिलनाडु की आ गई और बीजेपी लेड आपकी सेंटर के अंदर आ जाएगी। तो तमिलनाडु ने बोला था कि एनईपी में भी हमें दिखाई दे रहा है कि सभी के ऊपर जबरदस्ती हिंदी लैंग्वेज को थोपने की ट्राई करी जा रही है। और आपको पता है ये जो साउथ में कुछ स्टेट्स हैं, इनकी डिमांड है द्रविडियन नाडु की, सुना है ये द्रविड़ा लैंड, ये चाहते हैं कि हमें भी एक सेपरेट नेशन बना दो। पर फिर हमने पढ़ा था यूनियन, एक बार स्टेट बन गए हो तो आप ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो तमिलनाडु में एंटी हिंदी एजिटेशन बहुत लंबे टाइम से है। कौन सी लैंग्वेज आएगी तमिलनाडु में? तमिल, तमिल, तमिल। तेलुगु कहाँ पे थी? आंध्र और तेलंगाना वाले एरियाज में, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने नाम लिया केरला वगैरह का, कर्नाटका का, कि इनकी भी देखो डिफरेंट लैंग्वेज है, ये भी हिंदी को प्रमोट नहीं करना चाहते। और ये बोलते हैं कि हमें इंग्लिश, इंग्लिश तो हमने रखी थी, साथ में हमारी तमिल आ जाती है। वैसे ही सेम किसको? हिंदी स्पीकिंग? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, नॉर्थ में इतनी एजिटेशन नहीं है, एक्सेप्टेबल है। ओके, हाँ ये भी वहीं पे बोल रहे हैं, ये भी बेंगलोर से ही आए हैं, ठीक है ठीक है। चलो, नॉर्थ में इतना है नहीं वैसे, एंड एजिटेशन नहीं है, एटलीस्ट एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी। चलो, दैट इज द ब्यूटी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि ये लैंग्वेजेस की डिबेट आई कहाँ से थी। तो अब 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो एजुकेशन के ऊपर तो वैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आप देखते हो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, फिर आपके चार्टर एक्ट्स आए थे। चार्टर एक्ट के टाइम से ही पैसा लगाना शुरू कर दिया गया था इंडियंस के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड। पर अभी हम फोकस करेंगे 1947 में। पहली बार जब इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बात करें तो ईयर था आई थिंक 1893, यस। इसमें 1 लाख रुपया दिया गया था कि इंडियंस को पढ़ाना है, पर ऊपर वाली क्लास को, वो डिस्क्रिमिनेशन किया ही था कि ऊपर वाली क्लास नीचे वाली क्लास को खुद पढ़ा देगी, सो कॉल्ड। फिर हम आजाद हुए, अब एजुकेशन के ऊपर तो फोकस करना ही था। तो सबसे पहले 1947 48 के टाइम पे बैठता है आपका राधा कृष्णन कमीशन, लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट भी बनते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो ये वाली जो रिकमेंडेशन थी, इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, यूईसी। कब आया था? तो ईयर है 1948, पंजाब वाले पेपर में पूछा था ये, सिविल सर्विसेज के पीसीएस। तो 1948 में आया था। इसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे यूजीसी भी आया था 1956। मैच द फॉलोइंग मैंने आपको दिखा दिए, पूछते हैं एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, जो मर्जी का नाम, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये तो सेम ही है, सेंटर लेवल का है ना, ये सेम है। चलो जी, पहला कमीशन याद रखिएगा, राधा कृष्णन कमीशन 1948, इसी की रिकमेंडेशन पे यूजीसी भी आया था। ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन ने क्या किया, इनके हिसाब से साउथ वाली साइड से जो सजेशंस आते हैं कि इन्होंने हिंदी को ही कहीं ना कहीं प्रमोट करने की ट्राई करी थी, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी और कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, ये एलिगेशंस आ जाते हैं। और साथ में ये बोला था कि 1947 के डायरेक्ट एकदम जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए तो एकदम से इंग्लिश को हटाना वो बेवकूफी वाला काम होता, तो इंग्लिश को भी प्रमोट किया था। तो अब 2 लैंग्वेज आ गई, हिंदी एंड इंग्लिश, 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे होगी। अब इसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते रहे, क्योंकि 19 अगर आपको याद हो, वो 1953 में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बना था, याद है ना?
कमीशंस बने थे, कौन कौन से थे? पहला कमीशन एसके धर, इन्होंने देखा 1948 में बना था ये भी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट बनानी चाहिए हमें या नहीं बनानी चाहिए, तो आंसर आया था नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, रीजन यही था। फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिटाभी सीतारमैया, ये बैठते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या बोला था? नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जब मना करी थी तो कांग्रेस का ही एक मेंबर थे पोटी श्रीरामलू, तो इन्होंने कर दी थी हंगर स्ट्राइक, और 52 डेज के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और इनकी डेथ हो जाती है। फिर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में सबसे ज्यादा एजिटेशन होती है, फाइनली स्टेट बन जाती है आंध्र प्रदेश की। दिस वाज द कंसर्न। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज वाली, ये सिंस 1947 चलती आ रही है। पर आंध्र प्रदेश बना तो दिया था 1953 में, पर वो बोले पहले हमें कुछ प्रूफ तो लाके दो, बिना कमेटी बनाए आपने बोल दिया कि बना सकते हो जस्ट बिकॉज हंगर स्ट्राइक की वजह से डेथ हुई है। फिर बना था आपका फजल अली कमीशन, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1956 में। फिर 14 स्टेट्स आपके लैंग्वेज के बेसिस पे बने, और कितनी यूटीज? 6। ठीक है, तो ये देखो ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड है अगेन। फेडरल, फेडरल वर्ड समझ गए अब यहाँ पे? 3 स्ट्रक्चर्स, वही यूनियन, स्टेट एंड मिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब यहाँ पे बाद में रिकमेंडेशंस आती रही कि रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करा जाए। जब कोठारी कमीशन आता है आपका, ईयर अगले पेज पे है, 1964 से 66, और रिपोर्ट की सबमिशन होती है जाके 68 में। एक 68 में आएगा, फिर एक इसका उल्टा कर लेना, 86 में आया था। जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है ना, पहले 68, फिर 86, फिर 2020 जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन जाती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन में एटलीस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो होगी उसको प्रेफर करा जाएगा। तो कोठारी कमीशन में कुछ नहीं है, थोड़ी सी रिफाइंड और चीजें ऐड कर दी थी। सेकेंडरी एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था। याद रखिएगा कोठारी कमीशन आया था, फिर आपकी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड आप चीजें पढ़ते हो तो वो पहली 68 में आती है। 68 के बाद दूसरी जो आई वो 86 में है, कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं। फिर आपका 2020 में जब आया तो इसके अंदर ऐसा हिंदी की कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी गई। अभी जो ओवरऑल मुद्दा है वो पैसे का है कि जब आपने ये जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रखा था तो हमें भी यहाँ पे पैसा आना चाहिए। बाकी ये पॉलिटिकल वाला सिनारियो है, इसको आप रीड कर सकते हो। ओवरऑल हमने देख लिया कि पैसे का खेल था ज्यादा, कि पैसे सेंक्शन नहीं कर रहा है। तो तमिलनाडु का कंसर्न भी सही है, जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो पैसा सेंक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हिंदी नहीं ये चाहते हैं इंग्लिश हो और बाकी 2 रीजनल लैंग्वेजेस आ जाए। जबकि एनईपी 2020 में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी होनी ही चाहिए, वहां पे लिखा है कि आप 2 लैंग्वेज जनरली यूज कर सकते हो, पर ये 3 लैंग्वेज लेके आ गए हैं यहाँ पे। जस्ट हिंदी को इंक्लूड नहीं करना है इनके हिसाब से, बाकी इंग्लिश तो चल ही रही है, वहां पे काफी इंग्लिश स्पीकिंग आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये बाकी सारा पॉलिटिकल स्टांस है। सेंटर ने क्या क्या बोला, सेंटर ने भी उनपे पहले ब्लेम लगाया कि आपने ही मना करी थी, हम तो इंक्लूड करना चाहते थे। बाकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारी तरफ से ओपन एंडेड है। और पैसा क्यों नहीं सैंक्शन करा वो रीजन आपको पता लग गया, क्योंकि इनके एंड से ही मना हुई थी कि हमें नहीं ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, तो वो सारा ये पॉलिटिकल इशू था। आई थिंक ये डन है। ऑनलाइन क्लियर? हाँ जी, यस, हाँ जी, एजुकेशन के पर्पस से ये सारी एजुकेशन को ही ले गई थी। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, डन। चलो जी, नेक्स्ट आर्टिकल माउंट फेंटेल के बारे में। माउंट फेंटेल वॉल्केनो है, लोकेशन इसकी आ जाएगी इथोपिया। मुझे ये बताओ इथोपिया क्या रेड सी को बॉर्डर करता है? यस और नो? कितने कहते हैं यस, कितने कहते हैं नो? न्यूट्रल का कोई स्टांस नहीं है। ऑप्शन हाँ है, नहीं है? ऑनलाइन, इथोपिया रेड सी के साथ बॉर्डर टच करता है या नहीं करता? नहीं करता है। ठीक है, इरिट्रिया करता है, इजिप्ट करता है, पर इथोपिया नहीं करता है। सोमालिया करता है? नहीं करता है, वो गल्फ ऑफ एडन के साथ करता है। फिर बाबल मंदेब आ गया था, फिर आगे रेड सी था। सुदान करता है? यस करता है। कैपिटल खार्तूम। कौन सी 2 रिवर्स मिली थी? ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। ठीक है, वो भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। कहीं को तो ऐसे लगता है कि रोज ही पूछा है तो अब तो पक गए, फिर थोड़े महीने के बाद पूछो खाली पता नहीं क्या था। चलो जी, तो माउंट फेंटेल कैपिटल ऑफ इथोपिया अदीस अबाबा, इसके बिल्कुल आपको ईस्टर्न डायरेक्शन पे एक वॉल्केनो मिलेगा जिसका नाम है माउंट फेंटेल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में आप एक गैस पढ़ते हो नाम है मिथेन, जो र्यूमिनेटिंग एनिमल से भी आती है, जुगाले जो करते हैं एनिमल्स, वो
आपने अजीब सी स्मेल सूंघी तो होगी, देख खड़े हो कभी खाते हुए देखा है उनको, देखा होगा सभी ने, तो जुगाले कर रहे होते हैं प्रॉपर, तो उससे जो स्मेल आती है दैट इज मीथेन। ठीक है, तो यहाँ से मीथेन बहुत ज्यादा निकल रही है, तो अगर मीथेन यहाँ से इरप्ट हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इम्पैक्ट कॉज करेगी। ठीक है, इस वजह से ये रेलिवेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो अनयूजुअल तरीके से यहाँ पे मीथेन गैस एमिट हो रही है। कहां से, तो यहाँ पे एक टर्म लिखी है क्रेटर। क्या होता है क्रेटर? जो माउथ होता है किसी भी वॉल्केनो का। तो ये देखो यहाँ पे ये जो आग सी लगी हुई है, ये रॉक्स मेल्ट कर रही हैं। रॉक्स एक मैग्मा चैम्बर के अंदर मेल्ट कर जाएंगी, मतलब जब लिक्विड सा फॉर्म बन गया, उसका पेस्टी फॉर्म बोलेंगे, तो उसके अंदर ये सारा डिपोजिशन होगा, इसको बोल देंगे मैग्मा चैम्बर। अब यहाँ से इरप्शन शुरू होगी, इस पाइप को क्या बोलते हैं? वेंट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोल देते हैं वेंट। अब इसी से रास्ता बनाते हुए बाहर निकल के आएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? क्रेटर, माउथ ऑफ वॉल्केनो, जहां से अंदर का मटेरियल सारा निकल के आएगा। अब देखो जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो छोड़ो, मुझे ये बताओ, एक तरफ आपके पास गर्म पानी है और एक तरफ ठंडा पानी है, दोनों को आप फेंकते हो तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? गर्म की होगी, बराबर नहीं होगी दोनों की? नहीं, विस्कोसिटी का फर्क आ जाता है। ठंडा पानी आपका ज्यादा विस्कस होता है इफ कंपेयर टू गर्म पानी। चलो और इसको थोड़ा सा ब्रॉड समझते हैं। एक तरफ हनी है आपके पास दीवार पे, आपने एक तरफ शहद फेंका, एक तरफ पानी, कौन जल्दी भागेगा? पानी भागेगा। विस्कस ज्यादा कौन है? हनी है। तो सेम आपका वॉल्केनोस के केस में भी बैठता है। अब यहाँ पे नोटिस करना, एक कितना फैला सा हुआ है, जैसे वेंट से निकला, क्रेटर से बाहर एक्सपेल हुआ और फैल सा गया, फ्लैट सा एरिया बन रहा है वहां पे। वहीं पे कहीं जगह पे आप देखोगे बहुत एक प्रॉपर ट्यूब सी बन रही है। ये क्यों बनती है? विस्कोसिटी। अब जिस जिस एरिया में रॉक बसाल्टिक थी, बी फॉर बसाल्टिक, बी फॉर बेसिक, और उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही डेंस होगा। तो जो ज्यादा विस्कस होगा वो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं करेगा, और वहीं पे जो कम होगा, जहां पे बसाल्ट नहीं था प्रेजेंट, तो क्या प्रेजेंट होगा फिर? ज्यादातर सिलिकेट्स वहां पे आपको मिलेंगे। डेंसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी, तो जब घनाई कम है तो फटाफट फैलेगा। ठीक है, जब इरप्ट करेगा तो बाहर दूर तक फैलेगा। तो उस टाइप के वॉल्केनोज आप जनरली देखते हो फ्लैट बनते हैं, क्योंकि दूर तक फैलेगा तो एरिया उतना ही ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। पर यहीं पे आप इनको देखोगे, अगर घने वाले जो लावा होंगे, अंदर मैग्मा बोलते हैं, बाहर जब आ गया तो लावा बोल देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो उस केस में क्या होगा? जो एरिया होगा कम कंज्यूम होगा, एक ही जगह पे डिपॉजिट होते रहेंगे, और एक टाइम पे ऐसे आप देखते हो वी सी शेप बन जाती है वॉल्केनो की। डन? क्लियर? अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वॉल्केनोज हैं, जैसे शील्ड वॉल्केनो आपको जनरली फ्लैट मिलते हैं। फ्लैट क्योंकि इसमें क्या था? विस्कोसिटी कम थी, और कम थी तो ज्यादा दूर तक फैले वो। वैसे ही आपको डोम वॉल्केनो भी मिलते हैं, और डोम शेप बन गई तो डोम वॉल्केनो है। साल्डेरा, अब साल्डेरा में क्या होता है? मैग्मा चैम्बर के परपेंडिकुलर ना वेंट बन के साइड से निकलेगा कहीं पे, और देखो यहाँ पे दो दो कोन्स बन रही हैं, एक वैली सी बन जाती है। और जब ये वैली बनती है, इसमें पानी भरता रहता है, और उस टाइप की लेक को हम बोलते हैं क्रेटर लेक। वही होती है वो क्रेटर लेक, जब ऐसे होता है कि मैग्मा चैम्बर से जो पाथ है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से बीच में वैली बन जाती है, और जब वैली बनती है तो वहां पे पानी डिपॉजिट होता रहता है, और पानी डिपॉजिट होता रहता है, तो टाइप ऑफ लेक इज क्रेटर लेक। तो इसको वॉल्केनो को हम बोलते हैं साल्डेरा टाइप। अब ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो, इसी में स्ट्रेटो वॉल्केनो की कैटेगरी भी आती है। स्ट्रेटो का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है? लेयर। अरे स्ट्रेटा मतलब लेयर स्ट्रक्चर। वो एशेज होती हैं, जो इरप्शन होता है वो गैसेस जाती हैं वहां तक। बाकी स्टेटस का लिटरल मीनिंग इज लेयर। ठीक है, तो ऐसे लेयर लेयर स्ट्रक्चर बनते रहते हैं बहुत टाइम तक, और देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको इनकी अपीयरेंस। बाकी में आपको स्मूथ सरफेस दिख सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रेटस डिफरेंट जगह से इरप्शंस होती रहेंगी। स्ट्रेटस, तो ये जो अभी आपका फिंटेल माउंट है, माउंट फिंटेल वॉल्केनो, ये किस टाइप का है? ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ठीक है, स्ट्रेटस ऐसे बनती है इसमें। और बाकी शील्ड वॉल्केनो आपको कहाँ पे मिलते हैं? तो हवाईयन आइलैंड के ऊपर, यूएस की टेरिटरी, सबसे ज्यादा जो पीक्स हैं वहां पे ही आपको मिलती हैं। और जो स्ट्रेटो वॉल्केनो होते हैं, इनके क्रेटर स्मॉल होते हैं कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली जहां से ज्यादा इरप्शंस होंगी उनका ब्रॉड हो जाएगा क्रेटर, यहाँ पे कम मिलेगा आपको, स्मॉल क्रेटर है। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं? तो लावा है, ऐश, धूल मिट्टी, और साथ में यहाँ पे लिखा है टेफ्रा। टेफ्रा होते हैं जो रॉक्स प्रॉपर तरीके से मोल्ड नहीं करी थी, मेल्ट नहीं करी थी, जब इरप्शन होगी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकल के आएंगे। इसी वजह से यहाँ पे ये लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बनते हैं, क्योंकि वो पत्थर डिपॉजिट करते रहते हैं, तो स्ट्रेटस अपीयरेंस आती है। और इसके अलावा पायरोक्लास्टिक, पायरो, पायरो का मतलब है यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, और किसी चीज की बर्निंग हो रही है। बर्निंग किसकी हो रही है? तो रॉक्स की हो रही है, पायरोक्लास्ट मटेरियल।
और जब सॉलिडिफिकेशन हो जाती है तो कोन जो होती है आपको नैरो दिखती है, नैरो मतलब जो क्रेटर है वो पतला मिलेगा इसमें, स्ट्रेटोवॉल्केनो। और एक टाइप ये कॉम्पोजिट की ही आती है, कॉम्पोजिट में आप ये देख लो इसको, जो लास्ट वाला था, मल्टीपल लेयर्स दिख रही हैं, पाथवे एक मेन पाथवे है और एक छोटा सा पाथवे भी निकला साइड में, तो ये सारा आपको दिखने को मिलता है स्ट्रेटोवॉल्केनो के अंदर। लार्जेस्ट परसेंटेज आपको स्ट्रेटोवॉल्केनोस की ही मिलती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। माउंट ईबू कहाँ पे है? माउंट ईबू वो भी रिसेंटली इरप्ट करा था, लगाओ थोड़ा सा आइडिया कौन सा हो सकता है? इंडोनेशिया, वेरी गुड, इंडोनेशिया में है। माउंट एटना और माउंट फेंटेल, इथोपिया, एडिस अबाबा इज द कैपिटल। हाँ जी ऑनलाइन, यस, प्रेजेंस ऑफ सिलिका, इसी वजह से विस्कोसिटी कम, डेंसिटी कम, ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ जी, इथोपिया। पायरोक्लास्ट, पायरो जब भी आए ना तो हाई टेम्परेचर की बात हो रही होती है, हाई प्रेशर की बात हो रही होती है, एक्सट्रीम हीट की बात हो रही होती है। तो कोई चीज जब इन कंडीशंस में जलती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पायरोक्लास्ट, हाई टेम्परेचर पे। और जल क्या रहा है यहाँ पे? तो रॉक्स जल रही हैं, रॉक्स। और जब प्रॉपर तरीके से बर्निंग नहीं होती तो वहां से निकलता है टेफ्रा। टेफ्रा मतलब ऐसे रॉक पार्टिकल्स जो जल नहीं पाए थे, उसी की वजह से स्ट्रेटस अपीयरेंस आती है, क्योंकि वो डिपॉजिट कर जाते हैं। पहले तो हवा में निकलेंगे, हवा में आपको दिखाई देंगे, उसके बाद डिपोजिशन हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है कल्पना। चलो जी, नेक्स्ट आर्टिकल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डीपीएसपी जब आप पढ़ते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें एक गांधीयन आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40। तो डीपीएसपी का अगर मेन ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो क्या था कि नॉन जस्टिसिएबल रखना है इनको, स्टेट के पास ऑप्शन होगी वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट, वो उनकी चॉइस हुआ करती थी। पर फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर देते हैं, ईयर था 1992, और इसके तहत हमने एक अनुसूची ऐड करी, एक शेड्यूल ऐड करा, शेड्यूल नंबर 11 पंचायत से ऐड कर दी थी, और जो बॉडी बनाई गई दैट वाज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मेल्स की तो वैसे ही डोमिनेंस थी, हमारे जितने भी सेक्टर हैं रिलेटेड टू वोटिंग सिस्टम आप देख लो, तो इसी वजह से हमने विमेन को एक रिजर्वेशन दे दी। पहले जो रिजर्वेशन थी दैट वाज 1/3, पर टाइम के साथ क्या होने लगा, जो मेल्स खुद प्रधान बनना चाहते थे, खुद सरपंच बनना चाहते थे, वो अपनी बीवियों को खड़ा करने लगे कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, कुछ नहीं आपने बस खड़े होना है, हम पीछे से बैकिंग देंगे, काम कैसे करना है वो खुद संभाल लेंगे हम। तो इसी वजह से अब देखा गया है कि प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, जिसको आप सो कॉल्ड सरपंच पति वगैरह टर्म्स भी यूज करते हो। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके लिए एक पैनल बिठा दिया गया, रिपोर्ट दे दी गई उनके द्वारा, और बोला है कि इसमें हमें थोड़े इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये जो प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन है इसको रिमूव किया जा सके। अब यहाँ पे एक मिंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन है और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक कमेटी बनाई जाए ताकि जितने भी ये प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन है उनके ऊपर चेक लगाया जा सके। व्यूमेन की रिजर्वेशन कर दी गई थी, 1/3 पहले थी ये, बट इवन कुछ स्टेट्स, लगभग 21 स्टेट्स में आप देखोगे ये कोटा 50% तक का भी है। और करंट रिप्रेजेंटेशन में अगर देखोगे तो लगभग 46.6% इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम पे विमेन है। पर बाकी जो है अगेन प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन वाला इशू देखने को मिलता है, सरपंच पति टाइप हम टर्म्स उसके लिए यूज करते हैं कि ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट याद रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, थर्ड टायर है, थर्ड टायर मतलब ऊपर सेंटर, स्टेट और लास्ट में पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो 3 टायर्ड स्ट्रक्चर ये एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा की रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, तो अब बोला गया है कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए, पनिशमेंट्स होनी चाहिए। अभी पेनल्टीज यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करी गई है, क्या पनिशमेंट मिलेगी। स्ट्रॉन्गर पॉलिसी बनाओ, जैसे केरला के अंदर जेंडर एक्सक्लूसिव कोटास दिए जाते हैं, पब्लिक स्वेरिंग इन सेरेमनीज दी जाती, सेरेमनी मतलब वहां पे शपथ वगैरह दिलवाई जाती है ओपनली, एंड विमेन पंचायत फेडरेशंस बन रखी हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन यूज करो, वर्चुअल रियलिटी का यूज करो, एआई पावर्ड क्वेरी ड्रिवन रिप्लाईज होने चाहिए। अगर फीमेल को कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन, वो प्रधान इलेक्ट हुई, सरपंच इलेक्ट हुई, पर दिक्कत आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेल्स को ज्यादा ओपननेस दी जाती है एक जगह से दूसरी जगह अकेले ट्रेवल करने में और चीजों को जानने में, पर फीमेल्स के केस में थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर आ जाता है। तो यहाँ पे एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस लाए जाएं, जिसके तहत विमेन अपनी क्वेरीज डालें और जो भी उसका सॉल्यूशन है वहां पे उनको प्रोवाइड कर दिया जाए गवर्नमेंट के एंड से। तो विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक लीगल गाइडेंस के लिए एआई को यूज किया जाए, और उनकी ही लैंग्वेज में उसका आंसर हो, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में।
इसके साथ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, हेल्पलाइन नंबर्स अलॉट करे जाएं, साथ में वॉचडॉग कमेटीज बनाई जाएं, अलोंग विद दिस विसल ब्लोअर रिवॉर्ड्स बता दिए जाएं। विसल ब्लोअर अवार्ड का मतलब है आपको 50,000 रुपए रिवॉर्ड में दिया जाएगा अगर आप बताते हो कोई ऐसा प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन वाला केस, तो वहां पे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और रिवॉर्ड के चक्कर में लोग बता भी देते हैं। उसके अलावा पंचायत निर्णय पोर्टल भी है एक, जिसके तहत सिटीजन्स ट्रैक कर सकते हैं अपने इलेक्टेड प्रधान को और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं मीटिंग्स, क्या क्या डिसीजन लिए गए उस मीटिंग के अंदर, तो वो सब यहाँ पे अलाउड होता है। तो ये था हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब एक फोक डांस है झुमोयर या फिर झुमुर डांस भी इसको कहते हैं, और ये कहाँ पे है, असम के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज भी करी, पार्टिसिपेट भी किया, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे ड्रेसअप अगर देखोगे तो फीमेल साड़ी में है और मेल्स धोती और कुर्ता में है। तो अटायर्स के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना है इसको भी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने अटेंड करना था ये मेगा झुमोयर 2025, जिसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया, स्टेट ऑफ असम। कौन इसको परफॉर्म करता है, तो आदिवासी टी ट्राइब ऑफ असम, टी ट्राइब। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं, तो मदाल होता है ये फर्स्ट, जो ढोल की तरह थोड़ी अपीयरेंस होती है, और ढोल यहाँ पे साइज बड़ा हो जाता है नॉर्मल जो आप देखते आए हो। ताल, ताल ये सिंबल्स को ही बोलते हैं, ताल जो ऐसे ताली की तरह बजाते रहते हैं जिनको। कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम हाथ से बजाते हैं, किसी स्टिक का यूज करके बजाते हैं? हाँ नैन्सी ठीक बोल रहे हो, परक्यूशन, परक्यूशन बोलते हैं, परक्यूशन, ठीक है। तो परक्यूशन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। कब कब परफॉर्म किया जाता है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, वेडिंग्स होगी, कोई कम्युनिटी गैदरिंग थी, तो उसमें ये सेलिब्रेशन के टाइम पे करे जाते हैं। मैन एंड वुमेन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। जब डांस करते हैं तो एक दूसरे के कमर में हाथ डाल लेते हैं, जैसे नाटी होती है वैसे ही उसी की तरह अपीयरेंस आएगी। रिदमिक फुटवर्क होता है, मूवमेंट्स काफी एस्टोनिशिंग होती हैं, लाइवली म्यूजिक पीछे बज रहा होता है प्रॉपर। एंड ट्रेडिशनल अटायर में होते हैं, फीमेल्स कलरफुल साड़ीज में होती हैं और मेल्स धोती और कुर्ता में, ठीक है। ये ड्रेसेस का था। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिविटी, यूनिटी, वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना और कल्चर को अपने एक प्राइड वाले इंस्टांस से दिखाना। बाकी सोशल बॉन्डिंग और कल्चरल एक्सप्रेशन, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डांस। बस एक दो आर्टिकल्स हैं। पेट्रीफिक्शन, अब ये सॉरी पेट्रिफिकेशन, पेट्रिफिकेशन आपने सुना होगा फॉसिल्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस शेल को देखो, ये वाले की हम बात नहीं करेंगे, पर ये इमेज बहुत अच्छी है। शेल एज इट इज बच गई है, पर ये फॉसिल है और इसकी शेप बिल्कुल हूबहू वैसी ही रहेगी, ये टूटी नहीं है। तो कैसे बनी होगी ये तो लिविंग था ना। चलो ये तो हार्ड होते हैं ऊपर, पर कई बार आपने देखा होगा वुड के भी एज इट इज रह जाते हैं, पेट्रीफाई हो जाते हैं वो। क्या रीजन रहते हैं, तो विद टाइम होता है ये सारा फिनोमिना, फॉसिल्स होते हैं ये। जैसे मान लो कोई पेड़ था, ये टूटा, अब जब टूट गया किसी ने इसको उठाया, ये वुड भी ऐसे ही रही, थोड़े दिन सड़ी पड़ी, पर ऊपर से इरोजन हुए, मिट्टी आ गई, ये दबते गए मिलियन ऑफ ईयर्स ये दबते ही रहे। और दबने के बाद एज इट इज आपको वो जो वुड का लॉग था वैसा ही देखने को मिलेगा। जो पानी के थ्रू मिनरल्स आ रहे थे वो इसके अंदर, जो भी सेल के अंदर स्पेसिस थे उसके थ्रू अंदर चले जाते हैं, और जो शेप होती है वैसी की वैसी ही रह जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज पेट्रिफिकेशन। अब ये शेल तभी रहेगी, पानी के थ्रू मिनरल्स आए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम सब आता रहा, और कुछ सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, वो मिनरल यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं। अब मिलियन ऑफ ईयर इनको टाइम मिल रखा है कि आराम से डिपॉजिट करो। तो इवन लिविंग टिश्यूज में भी आप कई बार देखते हो, बिटल्स, बिटल्स की बॉडी थोड़ी हार्ड होती है ना, जो कैराकेस होता है, तो उनके भी बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। तो पेट्रिफिकेशन मतलब हूबहू आपको वैसा ही दिखेगा और पता चल जाएगा देखे कि ये क्या चीज थी। तो एक रेयर सी चीज हमें जो झारखंड का एरिया है उसके विलेज बारमसिया और डिस्ट्रिक्ट है पकूर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी मिला है जियोलॉजिस्ट को सेम ऐसा पेट्रीफाइड चीज। अभी क्या है वो पता नहीं है, पर रेयर फिनोमिना ये हैपन हुआ है इंडिया के अंदर। तो पेट्रिफिकेशन, पेट्री का मतलब होता है यहाँ पे स्टोन। कब होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली मिनरल से रिप्लेस हो जाता है। शेप फिगर वही रह जाएगी, पर रिप्लेसमेंट किसने कर ली, मिनरल्स ने। और उसी की वजह से ऐसे लगता है हमें कि अब पीछे ये लग तो शैल ही रही है भी शैली, पर वो ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो गया ना। जब किसी चीज को आपने दफना दिया तो उसके तो टिश्यू वैसे ही गल जाएंगे, पर यहाँ पे ये किस चीज का रेमिनेंट बच गया, मिनरल्स का। तो बाय लॉन्ग टाइम ये डिपोजिशंस होती रहती हैं, और जो फॉसिल होता है वो एक पत्थर में टर्न हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे शेल है, अपीयरेंस शेल की तरह है, पर बचा क्या है आपके पास, एक जीता जागता पत्थर बचा हुआ है उस शेप में जो यहाँ पे दबा हुआ था।
और कैसे होता है, तो ये देखो पोर्स ऑफ द टिश्यू, हमारी बॉडी पोरस है, जैसे हेयर यहाँ पे आपको दिखेंगे तो नीचे छोटे छोटे पोर्स होंगे, नोटिस करोगे अगर, इन्हीं पोर्स के थ्रू ये चीजें अंदर जाती हैं। तो टिश्यू तो हर बॉडी के अंदर है, सेल तो हर बॉडी के अंदर है, और ये डिपोजिशन होती जाती है इंटर चाहे इंट्रासेल्युलर, मिनरल्स अंदर तक एंट्रैप करते रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर लिया और मिनरल से उसको रिप्लेस कर दिया, और टाइम के साथ क्या बन गया, वो स्टोन। तो दैट फिनोमिना इज पेट्रीफिकेशन। पेट्री का मतलब ही क्या है, स्टोन। तो जो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म थी पहले, दबी, मिनरल्स ने रिप्लेस कर लिया, और आपके पास एक स्टोन बच जाएगा, उसी शेप उसी फिगर का। और एवरी डिटेल, ये देखो इसका खास फिनोमिना, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हूबहू आपको वैसा ही दिखेगा, एवरी डिटेल सेम मिलेगी, सेम ही दिख रही है, शेल की तरह है, पूरा सेम रह जाता है, ये इसकी खास बात है। और ये जो टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन होती है, ये हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू दोनों में देखने को मिलती है। तो हार्ड भी सॉफ्ट भी, बिकॉज आपको मिलेगा क्या लास्ट में, मिनरल्स मिलेंगे, वो बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो दैट फिनोमिना इज पेट्रिफिकेशन। और ब्यूटीफुली प्रिजर्व कर लेते हैं ये, और ज्यादातर जो आपको मिलती हैं वो वुड्स मिलती हैं, लकड़ी मिलती है। तो छोटा सा था आर्टिकल, बस पेलियोगनेथ बर्ड्स, ये है आपका ईमू, छोटा सा होता है। एक और हुआ करता था इनका, दैट इज डोडो, सुना है डोडो के बारे में? हाँ, एक्सटिंक्ट कर गया था, अब जीन्स के जरिए ट्राई कर रहे हैं कि दोबारा से रिवाइव कर जाता। हुआ क्या कि मुर्गियों की तरह उनको ट्रीट किया जाने लगा, और एज अ मीट उनको खा लिया करते थे। इतना मीट खाया, पकड़ पकड़ के महंगा बेचा, वो खत्म ही हो गया। और जब खत्म हो गया, फिर नजर गई ईमू वगैरह पे कि इनको भी ना खा जाए कोई। क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको ये ज्यादातर मिलेंगे, एक्सटिंक्ट के पास मिलेंगे। तो पेलियोगनेथ बर्ड्स, इनको पहले बड़ा डम कंसीडर किया जाता था, बेवकूफ हैं ये, ऐसे बोला जाता था। पर अब स्टडीज के हिसाब से ये बेवकूफ नहीं होते, इनके कुछ पर्टिकुलर, अब कुछ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी शो करते हैं, तो डम नहीं है, एटलीस्ट ये स्टडीज के द्वारा बोला गया। किसने की स्टडी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल इन यूके। और इन्होंने बोला कि जो पेलियोगनेथ बर्ड्स होते हैं, जैसे कि एमूस, ये वाली पिक्चर, और रियस, ये वाली पिक्चर, ये डम नहीं होते हैं जैसे हम इनको अज्यूम किया करते थे। इसके अलावा थोड़े से इनके फीचर देख लो, तो पैलेट की जो मॉर्फोलॉजी होती है, एक वर्ड लिखा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब है आपकी बाहरी अपीयरेंस कैसी है, जैसे हमारी बाहरी अपीयरेंस कैसी है, तो वो मॉर्फोलॉजी है। हमारी हड्डी को बाहर निकाल लेंगे तो उसकी बाहरी अपीयरेंस कैसी है, वो मॉर्फोलॉजी है। पर वहीं पे हड्डी के अंदर क्या है, तो वो एनाटमी होती है। एनाटमी सुना है, एनाटमी, बस वही है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी किसकी बात करिए, जीभ से ऊपर की तरफ टच करो, दैट पैलेट, पैलेट के बारे में यहाँ पे बात करी हुई है। तो काफी डिफरेंट होती है ये। और ओल्ड जॉब, पेलियोलिथिक, स्टोन एज पढ़ते हो ना, ओल्ड स्टोन एज, तो पेलियो का मतलब है ऐसा जॉ जो बहुत पुराने टाइम पहले ओरिजिनेट करा था। और ये माना जाता है कि ये डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं, फर्स्ट थे जो डायनासोर से इन्वॉल्व हुए थे। जब कैटास्ट्रॉफी हुई थी, डायनासोर, जुरासिक, सुनते हो ना, जुरासिक मूवी भी है, तो डायनासोर के टाइम पीरियड को ही रिप्रेजेंट करती है। फिर वो जब खत्म हुए, तो उस टाइम पे जो पहला बर्ड इवॉल्व हुआ था कोई, वो माना जाता है कि यही थे जो पेलियोगनेथ बर्ड्स हैं, आपके ईमोरियास, ये सारे आ जाते हैं इसके अंडर। लगभग 50 बर्ड स्पीशीज हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है बर्ड्स की कैटेगरी में अगर देखोगे, और फ्लाइटलेस है। पेलियोगनेथिक बर्ड्स मेजॉरिटी फ्लाइटलेस होते हैं, यानी कि उड़ नहीं सकते। पर कुछ ऐसे भी होंगे जो उड़ सकते हैं, मतलब अगर 99 बर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं उड़ सकते, तो 1% ऐसे भी मिलेंगे आपको जो उड़ सकते हैं। और पेलियोगनेथ हमने क्योंकि पैलेट के बेसिस पे बोला, ये जस्ट ओवरऑल एक फिनोमिना था। इसके अलावा ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, इनकी जो स्टर्नम होती है वो कील्ड शेप होती है। स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है, ये चेस्ट वाले रीजन में जो सेंटर में हड्डी होती है ना तलवार की तरह, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो इनकी स्टर्नम कुछ इस शेप की होती है, कील्ड शेप की होती है, ठीक है। ये डिफरेंट सा फिनोमिना है, इनकी बॉडीज में देखने को मिलता है। और इसी वजह से ये फ्लाई भी जब करते हैं तो वीकली फ्लाई करते हैं, जंप जैसी लगाते हैं। ऑस्ट्रिच आपने सुन रखा होगा, वो भी पेलियोग्नैथ में ही काउंट होता है, फ्लाइटलेस बर्ड है, वो भी जंप्स करता है, वो भी हैवी हो जाता है ना, स्टर्नम उतना वजन उठा नहीं पाती उनका, और फैदर का वजन ही बहुत ज्यादा होता है, तो जंप्स लगाते हैं, वो फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं इसी वजह से। और एक और रेटिटे बर्ड्स आते हैं, ये आपको अफ्रीकन साइड में ज्यादा मिलते हैं, जैसे अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, तो उसी की अभी बात करी। ये साउथ अमेरिका के रियाज जो हमने स्टार्टिंग में देखा, ऑस्ट्रेलियन ईमू स्टार्टिंग में देखे। और क्रेसवॉरी, ये देखो क्रेसोवॉरी, ये काफी यूनिक सा है, क्रेसोवॉरी ऊपर हेड के ऊपर। और कीवी ऑफ न्यूजीलैंड, तो इनके पास जो स्टर्नम होती है, विंग्स इनके छोटे होते हैं, और ये तो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर पाते, वजन ज्यादा है, विंग्स उतने हैं ही नहीं, तो वो भी फ्लाई नहीं कर पाते। तो टिनैमी फॉर्म्स, टिनैमी ये जैसे टिनैमस आपको दिखाया हुआ है साइड में, तो टिनैमी फॉर्म्स, इनकी स्टर्नम थोड़ी ब्रॉड होती है, हैवी हो जाती है, इस वजह से फ्लाई नहीं कर पाते। इनकी स्टर्नम छोटी होती है, इस वजह से फ्लाई नहीं कर पाते। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स आपको ज्यादा मिलेंगे। चलो जी, डन।
इतना ही था आज के लिए। अर्श, कौन सी प्रोसेस बतानी है? कौन सा आर्टिकल था ये, एक बार बता दो। कौन सा पूछ रहे हैं मैम? पायरोक्लास्ट, ये तो कर दिया था, ओके आ गया था। इज दिस इम्प्लीमेंटेड? अभी बस रिकमेंडेशंस है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आई थिंक आप PRI वाला पूछ रहे थे। अच्छा, पेट्रिफिकेशन, अच्छा सुन लो, बाकी आप जा सकते हो गया लेक्चर, आज इतना ही था। अमेंडमेंट्स करवाती हूँ वेडनेसडे को। कुछ बोल रहे थे, रिवाइज करना है। अर्श यहाँ पे देख लो। बबीता आप, अच्छा रिकमेंडेशन वाला पूछ रहे थे, ठीक है। पेट्रिफिकेशन में क्या हुआ, मान लो ये कोई शेल थी, रुको, ये कोई शेल थी, ये रहेगी मिट्टी के अंदर, ठीक है। फिर ऊपर से और मिट्टी आती गई, दबता गया वो विद टाइम। अब यहाँ पे ये जो शेल होगी ना, सड़ेगी भी तो, डिके भी तो करेगी, पर यहाँ पे डिके ना करने की जगह पे जो पानी के जरिए मिनरल वगैरह आए वो डिपॉजिट कर जाएंगे हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर सेल के ऊपर उनकी डिपोजिशन हो जाएगी। तो मिनरल इस तरह से डिपॉजिट करेंगे कि ये शेल ना रह के अब स्टोन बन जाएगी। स्टोन, पेट्रीफाइड शेल है, स्टोन बन गई है। जो लिविंग टिश्यू था उसमें भी मिनरल डिपॉजिट कर गए, और जब मिनरल ने मतलब सारा का सारा जो रिप्लेसमेंट है वो मिनरल ने कर लिया, और लास्ट में आपको स्टोन मिलेगा उसी शेप का। शेल वैसी ही दिखेगी पर वो स्टोन बन चुकी होगी, पत्थर बन चुकी होगी, ठीक है। किसने पूछा था ये? अर्श ने पूछा था। अर्श आई थिंक अगर क्लियर है तो बता दो एक बार। पेट्रिफिकेशन, करिश्मा ने भी यही पूछा। करिश्मा आई थिंक क्लियर है अब। कुछ नहीं हुआ, जो लिविंग टिश्यूज थे, चाहे से वो हार्ड था, कुछ हड्डी थी, सॉफ्ट था, टिश्यू थे, सारा रिप्लेस कर जाएगा मिनरल्स के थ्रू। और मिनरल्स फाइनली जब बहुत सारे इकट्ठे डिपॉजिट हो जाएंगे तो उनका पत्थर बन जाएगा। दैट प्रोसेस इज पेट्रिफिकेशन। कायदे से तो इसका कोल बनना चाहिए था या लिक्विड बन जाता, यानी कि पेट्रोल वगैरह बन जाता, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। मिनरल ही उसके अंदर चले गए, रिप्लेस ही कर गए इन चीजों को, तभी शेप वगैरह सेम रह जाती है और उसका स्टोन बन जाता है, ठीक है। करिश्मा और अर्श एक बार क्लियर कर दें, ठीक है, डन। ओके जी, फिर थैंक यू। हाँ जी करमवीर, हर चीज में पॉसिबल है ये, जहां पे भी मिनरल रिप्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पे वर्ड ही हमने लिविंग टिश्यू करा हुआ है, ठीक है, लिविंग टिश्यू, तो वो ह्यूमन बॉडी भी आ जाएगी उसमें। पर वो कब्र वगैरह होती है तो उस वजह से उसका सिर्फ डिके ही होता है, मिनरल की एंट्री नहीं हो पाती अंदर। तो जहां पे पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है वहां पे ये फिनोमिना देखने को मिलता है, पेट्रिफिकेशन। अच्छा रितिका, एक मिनट, सेक्शन, आर्टिकल, एक मिनट, ठीक है करिश्मा, ठीक है, ठीक है करमवीर, ठीक है, डन। लिविंग टिश्यू है वहां पे, बस इतना याद रखना है, वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। अच्छा देखो क्या कहते, किसने पूछा ये? रितिका ने पूछा। आर्टिकल वर्ड देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं है, ये आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल जाएगा। जस्ट एक टर्म यूज कर ली आर्टिकल, थोड़ी चीजों की इंपॉर्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे जब हमें कोई केस फाइल करना होता है तो उसमें आप सेक्शन यूज करोगे, जैसे भारतीय न्याय संहिता है तो उसमें हम सेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो कंफ्यूजन अवॉइड किया। फिर आपने बोला क्लॉज, मतलब एक सेक्शन है आपका, कोई सेक्शन नंबर 1, इसमें आप चाहते हो कि एक और पॉइंट होना चाहिए था, तो अब डायरेक्टली आप ओरिजिनल जो डेफिनेशन थी उसमें नहीं ऐड करोगे, उसमें एक क्लॉज 1 ऐड कर दोगे कि ये बाद में ऐड हुआ। सब क्लॉज क्या होता है, इसके अंदर आप चाहते थे एक और पॉइंट होता तो उसमें सब क्लॉज लग जाता है, तो सब क्लॉज ए लग गया।